Hello students, welcome to my channel Voila Kataria Science Universe and I'm a biology educator Voila Kataria. Students, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक वैसे तो नया है बट ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं प्लांट टिश्यू में। आज हम एनिमल टिश्यूज लेकर आए हैं बट इसको भी मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। आज जो हम लेकर आए हैं दैट इज दी एनिमल टिश्यू ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्रेड 9 फ्रॉम सीबीएसई। और ये हम टॉपिक जो लेकर आए हैं बस लेकर आए हैं एपिथेलियल सेल्स एंड मस्कुलर टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में भी तीन तरह के टिश्यूज होते हैं, चार तरह के टिश्यूज होते हैं, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। और मस्कुलर टिश्यूज में हम तीन पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, चलते हैं आगे और देखते हैं इनकी डिटेल्स हम लोग। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि इनकी डिटेल्स नोट डाउन करते रहें साथ ही साथ। ऑलराइट, सो एनिमल टिश्यू का ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसको अभी हम फ्लो चार्ट करा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मैं फ्लो चार्ट नहीं डालूंगी, ठीक है। सो लेट्स सी। ऑलराइट, ओके, so animal tissues are of four types mainly. The broad classification, that is epithelial, connective, nervous and muscular. Now epithelial tissue is further divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated, stratified squamous epithelium, epithelial tissue. And muscular tissue is further divided into striated, smooth and cardiac. Now connective tissue is also of these many types and nervous tissue is individual, these many types and nervous tissue is actually all alone. So I will be taking these two topics in my next part of the video. All right, so let's move ahead. So the first topic projecting to us is the epithelial tissue. तो ये epithelial tissue के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो epithelial tissue basically the simplest type of tissue है। All right, it is the simplest type of tissue. Simplest हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल लेयर से बना है, single layer of cells are here, okay, and its main function is the protection. Okay, it is a protective tissue and it is tightly packed to each other. There is no intercellular space in between the cells of this tissue. It is all because कि इसका इतना ज्यादा प्रोटेक्शन का काम है, इसका वर्क प्रोटेक्शन का है, तो गैप बिल्कुल नहीं है, क्लोजली पैक्ड है ताकि आपस में पैक्ड रहे और बेहतर प्रोटेक्शन दे पाए, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ यू नो यूनिटी, ओके, दे आर ऑल टुगेदर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फंक्शन? द इट्स फंक्शन इज फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी, चाहे वो केमिकल इंजरी हो, चाहे वो पैथोजेंस के थ्रू हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजरी हो, चाहे फिजिकल इंजरी हो, ठीक है। किसी भी तरीके की इंजरी से वो अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टूड? सो एपिथेलियल सेल सिंपलेस्ट टिश्यू है। सिंपलेस्ट टिश्यू का मतलब ये है कि सिंगल लेयर ही होती है बस सेल्स की, टाइटली पैक्ड है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है एंड इट हेल्प्स द बॉडी अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द वेयर एंड टियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड। Second is that was the description of the epithelial tissue. Now we will study the types of the epithelial tissue. The first type of the epithelial tissue is the squamous epithelium. Okay, so the squamous epithelium is basically, it fits just like a floor tile. Okay, one inside the other. I'm not saying that they are the cells of the squamous epithelium are similar. I mean, they are completely similar to each other, but they will just fit like a floor tile, okay, to each other. Can you see here? There is no gap. Can you see how beautifully they are fitting to each other? They are just so closely packed, ठीक है।
तो इनका काम क्या होता है, फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स which fit together like a floor tile. It's an example given to you because you all must have seen कि floor tile कैसे आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये कुछ ऐसे ही आपस में जुड़े होते हैं। ये कहाँ कहाँ कोई भी बॉडी की कैविटी होती है ना, कैविटी यानी कि खालीपन, ये वहीं पर मिल जाएंगे, जैसे कि नोज कैविटी में, बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में, आई मीन बकल कैविटी और माउथ कैविटी बात एक ही है, ठीक है। इसोफेगस है, बोमन्स कैप्सूल एंड एल्वोलाई, हर तरह की कैविटी में ये पाए जाते हैं। इसका फंक्शन भी वही है, मैकेनिकल इंजरी और पैथोजन से ये बचाएगा। कुछ ये ऐसा दिखता है, ये इसका डायग्राम है, इसकी पहचान कर लीजिए, कई बार ये खाली रिकग्निशन के लिए भी आ जाता है एग्जाम्स में। Now the second important type of epithelial tissue is the cuboidal epithelium. अब जैसे नाम ही बता रहा है कि इट इज क्यूबॉइड इन शेप, ओके। ये क्यूबॉइड दिखते हैं, जैसे कि ये क्यूब की तरह दिखेंगे, पर ये ऊपर से कुछ आपको हेक्सागोनल दिखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये क्यूब शेप में है, देखिए क्यूबॉइडल शेप में, आप देख लीजिए क्यूबॉइडल शेप में ही दिख रहे हैं सारे ये, बट ऊपर से कुछ इनका हेक्सागोनल अपीयरेंस आता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जितने क्योंकि देखिए बहुत इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सरल सा तरीका है कि इनका फंक्शन याद कर लीजिए क्यूबॉइडल का, कि भाई एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का काम है। जब ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन का काम है, तो अगर सिक्रीशन का काम है तो डक्ट्स में पाए जाते होंगे, हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वहां पाए जाते होंगे। और दूसरा क्या है कि अगर एक्सक्रीशन का काम, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का है, तो यहाँ कहाँ पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन्स में, ऑलराइट। एंड एक्सक्रीशन बिकॉज इट इज एक्सक्रीटिंग समथिंग फ्रॉम द बॉडी, इसका मतलब है ओवरीज, ओवरीज और टेस्टिस क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये क्या करते हैं, सीमेन और ओवा, ठीक है। एग और स्पर्म को ये अपने वो अपने सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। तो ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा हो बॉडी में। लेट्स मूव ऑन, हम दूसरे थर्ड तरह के एपिथेलियल पे चलेंगे जिसका है कॉलुमिनर। अब ये कॉलुमिनर नाम ही बता रहा है आपको कि ये कॉलम की तरह ही है, ठीक है। देखिए कितने लंबे लंबे कॉलम टाइप के हैं ये, ठीक है। तो ये जो सेल है ये चौड़ाई में कम दिखेगा पर लंबाई में ज्यादा दिखेगा, ऑलराइट। कैन यू सी, ये चौड़ाई में कम होगा बट ये लंबाई में ज्यादा होगा। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, गॉल ब्लैडर में, स्टमक में और पैनक्रियाटिक ट्यूब्यूल्स में। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये क्यों पाए जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, क्योंकि कभी कभी इनके ऊपर ना माइक ये ऐसे विलायस भी प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, ओके, VILLI। अब विलाय कहाँ प्रेजेंट होते हैं, याद करिए डाइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इन द जूनियर क्लासेस कि विलाय इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present in the intestines। अभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है, पहली बात तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, बेहतर ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करके ये मूव करता जाता है। द न्यूक्लियस इज द सी, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में बातें पढ़ेंगे, हम माइक्रोविली के बारे में बात कर रहे हैं कि ये माइक्रोविली इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोविली का काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है इंटेस्टाइन्स का, ताकि बेहतर एब्जॉर्प्शन हो पाए। और ये पिलर की तरह दिखते हैं, चौड़े कम होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं, और इनके न्यूक्लियस भी बेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नीचे प्रेजेंट होते हैं। बेस मीन्स एट, क्योंकि लंबे होते हैं तो एट द बेस ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस इज बेसिकली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल, at the base of the cell। Just a moment, I'll just change the color so that I can spot it out, okay। Can you see, it is present at the base of the cell, okay। Now functions क्या है इसके, फंक्शन इंक्लूड करता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ा देता है तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एंड secrete like much secretions like mucus by the goblet cell in the stomach,
अब ये जो म्यूकस का काम क्या होता है, ये एक बैरियर बना देता है, एक कोटिंग बना देता है। कोटिंग is created on the walls of the stomach। स्टमक के वॉल्स के ऊपर एक कोटिंग क्रिएट करता है ये म्यूकस, ताकि HCl यानी कि जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उसका कोई भी अफेक्ट ना पड़े, HCl एसिड का कोई भी फर्क ना पड़े। इस वजह से ये म्यूकस की एक कोटिंग बन जाती है, सो दैट कि उसको उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, वो उसके ऊपर कोई भी बर्निंग ना हो HCl एसिड की वजह से। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलते हैं और लर्न करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं और लर्न करते चलते हैं। ऑलराइट, नाउ सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? अब सीलिया, सीलिया इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स, ओके, कॉल्ड सीलिया। सो दिस सिलिएटेड एपिथेलियम कंटेन्स द साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, मतलब ये जो आउटग्रोथ्स हैं यहाँ पर ये भी साइटोप्लाज्मिक यानी कि इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अच्छे से प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है, ये जो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स हैं इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म से ही ये निकले हैं आउटग्रोथ्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज सीलिया। ऑलराइट, एंड दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सीलिया जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसके पाए जाने का रीजन क्या है समझिए, क्योंकि जो सीलिया है ये लगातार इस तरीके से मूव करते हैं, बीटिंग वाला इनका एक दे आर कंटिन्यूअसली बीटिंग लाइक दिस। ओके, दे आर मूविंग टू एंड फ्रो। अब ये टू एंड फ्रो की वजह से क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाता है तो इनकी बीटिंग की लगातार बीटिंग की वजह से वो निकल जाता है बाहर। ओविडक्ट में जब एग रिलीज होता है तो वो एग फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर फिलोपियन ट्यूब बात एक ही है, ठीक है। जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है कि जब ये रिलीज होता है तो एग को आगे धकेलने का काम यही सीलिया करते हैं। ओके, सेम इट हैपेंस इन द किडनी, किडनी के अंदर भी इनका फंक्शन होता है, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी इनका फंक्शन रहता है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट। और अच्छी बात यह है कि एक ही डायरेक्शन में करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी आगे और पीछे भेजेंगे, ऐसे नहीं करते, एक ही डायरेक्शन में ये भेजेंगे किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को। ऐसा नहीं है कभी एग को आगे भेजेंगे फिर कभी एग को पीछे कर देंगे, कभी एग को आगे कर देंगे कभी पीछे कर देंगे। उसको उसका काम ही आगे बढ़ाना है एग को, तो फिलोपियन ट्यूब में आगे ही बढ़ाता जाएगा एग को। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इस टॉपिक को ना थोड़ा हम उल्टा पढ़ेंगे, फंक्शन से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसका एक रीजन है, ताकि आप इस टॉपिक को उल्टा पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी टॉपिक की बहुत अच्छे से। ठीक है, फंक्शंस क्या है? हाईली प्रोटेक्शन एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड वाटर प्रूफ। First of all, its main function is protection, and it is highly waterproof and is resistant to the mechanical injury. मैकेनिकल इंजरी मीन्स किसी भी तरह की इंजरी से वो बचाता है। जो इस तरह के टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, बार बार उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है, और एक प्रॉपर कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव बैरियर वो बना के रखता है। एक बैरियर हमेशा क्रिएटेड रहता है, जो भी सेल्स आई मीन दे विच आर नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग मोर, दे आर दे आर इंस्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। न्यू सेल्स से एकदम से रिप्लेस हो जाते हैं। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द बॉडी दैट एक्सपीरियंस लॉट ऑफ वियर एंड टियर। बहुत ज्यादा जहां नुकसान होने का चांस होता है, लाइक स्किन, बिकॉज इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू एवरीथिंग। ठीक है, गर्मी से, ठंड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, हर तरह की चीज से स्किन जो है एक्सपोज्ड रहती है।
इसी वजह से ये कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कुछ कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होता है। अब हम इसको उल्टा पढ़ रहे हैं। इसका काम है प्रोटेक्शन का, क्योंकि हाईली हाईली वाटरप्रूफ है, हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी है। और मैकेनिकल इंजरी में हाईली रेजिस्टेंट है तो क्या है, कहाँ ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां वेयर एंड टियर की ज्यादा संभावना होती है। ऑलराइट, दे आर दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग शेड, ये मैंने आपको बता दिया, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग शेड, लगातार उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुराने सेल्स हैं और कंडीशन सही नहीं है सेल्स की, उन्हीं सेल्स से लगातार काम बना हुआ है, ऐसा नहीं है। Stratified squamous epithelial type of epithelial tissue, sorry, epithelial tissue that is composed of multiple layers. अब epithelial है और stratified word use हो ही गया है, तो इसका मतलब ही epithelial है, इसका मतलब ही multiple layers है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल epithelial tissue means single layer. ऑलराइट, एंड अगर मैं कहती हूं कि ये एपिथेलियल टिश्यू है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल है, तो स्ट्रेटिफाइड जब ये वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब ही यही है कि मल्टीपल लेयर्स हो गई। ऑलराइट, so this tissue is designed to protect the underlying tissue from the mechanical stress, from abrasion, invasion and microorganisms. All right, let's come on to the muscle tissue are of three types. जो मसल टिश्यूज हैं वो तीन तरह के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स में क्या है, ये स्ट्रेटेड यानी कि थोड़े ऐसे दिखते हैं, लंबे लंबे, आई मीन स्ट्रिप्स टाइप की दिखती हैं, इसी वजह से इनको इनका नाम स्ट्रेटेड मसल्स रखा गया है। और ये जो स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं डार्क और लाइट बैंड्स के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, आप देखिए इनका ये न्यूक्लियस है और ये लाइट बैंड्स है, जो लाइट बैंड्स की तरह दिख रहे हैं, बहुत लाइट ही दिख रहे हैं जैसे नाम है उसका, और डार्क बैंड्स डार्क ही दिख रहे हैं। तो इनका अपीयरेंस जो है बड़ा स्ट्रेटेड सा होता है, लंबी लंबी लाइंस दिखती है बिकॉज ऑफ द लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, अब ये क्या है कि इनका सारा वॉलेंट्री एक्शन संभालते हैं, यानी वो एक्शन जो कि आप खुद से करना चाहते हो ये उसको संभालते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, सिटिंग है, रनिंग है, ऑल राइट, एंड लिफ्टिंग सम ऑब्जेक्ट है। ये सारे एक्टिविटीज विच आर दी वॉलेंट्री एक्शंस विच आर टेकन केयर बाय दी, which are taken care by mainly by the striated muscles, and it is attached to the bones by the help of tendons. Okay, ये मसल्स, ये वाली मसल्स बोन से जुड़ी होती है, किसके सहारे से जुड़ी होती है, टेंडन्स के सहारे से जुड़ी होती है। राइट, now there are two very important words here, sarcolemma and sacroplasm. Sarcolemma is basically the outer covering of the cells of the दिस टिश्यू। ओके, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रेटिफाइड मसल्स के सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऑलराइट, एंड सेक्रोप्लाज्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, किसका, स्ट्रेटिफाइड मसल्स के सेल्स का साइटोप्लाज्म को हम सेक्रोप्लाज्म बोलते हैं, और स्ट्रेटिफाइड मसल्स के सेल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दो टर्म्स मैंने डाले हैं इस स्लाइड में, so that I can tell you the meaning, so that I don't forget during the time of explanation. All right, and they appear in the form of light and dark bands like this. Now there is another two type of tissues. The second last is the cardiac muscles. Okay, cardiac muscles वो muscles हैं जो कि नाम से ही बता रहे हैं कि हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं, इन्हीं की वजह से हार्ट पंपिंग और बीटिंग कर पाता है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, and it is responsible for the pumping of the blood throughout the body. They are called the cardiac muscles and are completely involved in the involuntary action.
Let's move on to the smooth muscles. अब smooth muscles भी involuntary action करते हैं, बस इसके अंदर स्ट्रेटेड मसल्स ही है जो वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी दोनों मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शन करेंगे। अब स्ट्रेटेड मसल्स में, स्मूथ मसल्स में क्या है, स्मूथ मसल्स भी कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन का काम हमारा कंट्रोल में नहीं है। ब्लड वेसल्स, वहां पर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, वो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। सेम इज द रेस्पिरेटरी पैसेज। अब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पेरिस्टालिसिस का मूवमेंट होता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो on these kind of places, smooth muscles are present, which are completely involved in the kind of involuntary movement, such as contraction and relaxation, like the peristalsis. Okay, wave-like motion of the digestive system. And smooth muscles are also found in the iris of the eye, regulating the size of the pupil. All right. I hope you like this very short and very informative video on this topic. If you like the explanation, children, please do like and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all. Have a nice day.